नमस्ते बच्चों। मैं ईश्वर। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ महाना मौखिक। और ये सब लोगों को, आप लोगों को ध्यान है कि मैं आपको 10th की जो सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। उसके अंदर मेवाड़ की हिस्ट्री के कुछ छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी अपन बात करते हैं। तो शुरू कीजिएगा पढ़ना। देखिए, सबसे पहले कौन आते हैं? महाना मोकल। तो महाना मोकल के अगर शासनकाल की बात करते तो इनका शासनकाल माना जाता है वह 1421 से लेकर 1423 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा देखो, मोकल महाना लाखा और हंसाबाई का क्या था? उत्तर था। ध्यान रखना, लास्ट वाली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हंसाबाई थी, इस हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ में किया गया तो विवाह की एक शर्त रखी गई कि जैसे ही महाना लाखा की डेथ होती है तो उनकी डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद हंसाबाई की कोख से कोई भी अगर संतान पैदा होती है, ठीक है, तो वो मेवाड़ का अगला क्या बनेगी? उत्तराधिकारी बनेगी। ठीक है, कहा जाता है हंसाबाई के एक पुत्र हुआ, पुत्र का नाम क्या था? मोकल था। ठीक है, तो शर्त के मुताबिक अगला शासक कौन बनता है? तो ध्यान रखना, आपके लाखा और हंसाबाई का पुत्र मोकल शासक बनता है। तो इस प्रकार से मोकल मेवाड़ का क्या बनता है? महाना बनता है। दूसरा देखिएगा, मोकल के अल्प वयस्क होने के कारण लाखा के पुत्र छुंडा को उसका यानी कि मोकल का क्या बनाया गया? संरक्षक नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखें। ठीक है, देखिएगा कैसे मोकल जब शासक बना तो उसकी आयु थी वह बहुत छोटी थी। इस कारण उसके राज्य की देखरेख करने के लिए, उसके प्रशासन को चलाने के लिए, उसके शासन को चलाने के लिए एक समझदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। और वो समझदार व्यक्ति कौन था? तो चुंडा। इसका ध्यान रखना, लाखा के पुत्र चुंडा को और उसका क्या बना दिया गया? संरक्षक बना दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना, चुंडा को राजस्थान का भीषम पितामह भी कहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, और क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो आप जाके देख सकते हो, चैनल पे रखी हुई है। दूसरा देखो, लेकिन फिर क्या होता है, ये चुंडा है, इस चुंडा के ऊपर धीरे धीरे मोकल की माँ है वो क्या करने लग जाती है? डाउट करने लग जाती है कि कहीं चुंडा मेरे पुत्र मोकल को मार करके और स्वयं मेवाड़ का क्या ना बन जाए? शासक ना बन जाए। ऐसा संदेह कौन करने लगी? हंसाबाई करने लगी। इससे कहा जाता है, लेकिन हंसाबाई के संदेह के कारण चुंडा था वह मेवाड़ से कहाँ चला गया? मांडू चला गया। ठीक है, मांडू यानी कि मालवा चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया था? मालवा, मांडू चला गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखोगे। ठीक है, कैसे याद रखना वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके बाद में 1433 ईस्वी में मोकल की जीलवाड़ा के अंदर चाचा, मेरा और महपा पंवार, इन तीनों ने मिलकर के क्या कर दी थी? हत्या कर दी। अब बच्चों इसके अंदर देखिएगा इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या बनती है। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये बनती है कि मोकल का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? तो लाखा के पुत्र चूंडा को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया था। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आ सकती है। दूसरा ध्यान रखना है कि जब हंसाबाई चुंडा के ऊपर डाउट करने लगी तो चुंडा कहाँ चला गया? तो वह ध्यान रखना कहाँ चला गया था? मांडू चला गया। और इस दौरान मांडू का जो सुल्तान था उसका नाम था गयासुद्दीन। ओके बच्चों, दो इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मोकल की हत्या करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो तीन व्यक्ति थे, चाचा, मेरा और महपा पंवार। इन तीनों ने मिलकर उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी। तो ये ध्यान रखना बच्चों, आपकी जो 10th की सामाजिक विज्ञान है उस सामाजिक विज्ञान के अंदर मोकल के बारे में केवल इतना ही दिया गया है। हालांकि मोकल की बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के ऊपर जा सकते हो, आपको कहीं कहीं जरूर मोकल का अध्ययन करने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट देखिएगा। अगली अगर बात करते हैं तो अगले कौन आते हैं? अगले आते हैं महाना कुंभा। महाना कुंभा का शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, ध्यान रखना है। 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक, और ये मेवाड़ के क्या रहते हैं? महाना रहते हैं। देखिएगा दूसरा, महाना कुंभा मोकल का पुत्र था जो 1433 ईस्वी के अंदर मेवाड़ का शासक बना। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा कड़ी को जोड़ने के लिए आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वो ये वाला है। ठीक है, क्या है देखिएगा, महाना कुंभा ने मेवाड़ के राठौड़ों का प्रभाव समाप्त मेवाड़ मेवाड़ से राठौड़ों का प्रभाव समाप्त कर
मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। मेवाड़ से राठौड़ों का प्रभाव समाप्त कर, भी राठौड़ थे वो तो ध्यान रखना आपके जोधपुर के थे या मारवाड़ के थे, ठीक है। इनका मेवाड़ के ऊपर प्रभाव कैसे हुआ, पहले इसको समझिएगा, आगे के कंसेप्ट को बाद में समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, मोकल की माँ का नाम क्या था, तो मोकल की माँ का नाम था हंसाबाई, ठीक है। और हंसाबाई थी, ये किसकी बहन थी, तो ये रणमल की बहन थी। इसकी बहन है, रणमल की बहन है, ओके। और जब ध्यान रखना आपके मोकल को है ना, मोकल मेवाड़ का महाना बना, उस समय मोकल क्या था, आयु में छोटा था, इसी कारण तो चुंडा को उसका क्या बनाया गया, संरक्षक बनाया गया, ठीक है। और फिर हंसाबाई उसके ऊपर डाउट करती थी कि कहीं वो उसको मार ना दे और स्वयं मेवाड़ का क्या ना बन जाए, महाना नहीं बन जाए। इस कारण ध्यान रखना हंसाबाई ने मारवाड़ से अपने भाई रणमल को कहाँ बुला लिया, हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को मारवाड़ से कहाँ बुला लिया, मेवाड़ बुला लिया। और रणमल जैसे ही आता है तो वो आते ही मेवाड़ के अंदर राजनीति शुरू कर देता है। राजनीति शुरू क्या करता है, मेवाड़ के अंदर वहां की जो नौकरशाही थी, ठीक है, या कह सकते हैं कि वहां के जो प्रशासनिक पद थे या मंत्री के जो पद थे, उन पदों के ऊपर उसने सिसोदियों को हटाना शुरू कर दिया और राठौड़ों को क्या कर दिया, उन पदों के ऊपर नियुक्त कर दिया। किसने नियुक्त कर दिया, रणमल ने। इस प्रकार से मेवाड़ के ऊपर राठौड़ों का प्रभाव क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। लेकिन महाना कुंभा ने क्या किया, इन राठौड़ों के प्रभाव को समाप्त किया, यानी कि उनको जो बड़े बड़े पदों के ऊपर राठौड़ आसीन थे उनको हटाया और उनको हटा करके बड़े बड़े पदों के ऊपर सिसोदियों को क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से महाना कुंभा ने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास था, उस विश्वास को क्या किया, अर्जित किया, इकट्ठा किया, या कह सकते हैं कि जीता। ओके, नेक्स्ट देखो, फिर आता है महाना कुंभा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, अगला पढ़ेंगे। महाना कुंभा ने चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का क्या बनाया था, केंद्र बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है, रिपीट हो सकता है, तो याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे आगे। उसके बाद में आता है सारंगपुर का युद्ध, ठीक है बच्चों, कौन सा युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर है ये कहां पड़ता था, मालवा के अंदर, वर्तमान के अंदर मालवा को एमपी कहते हैं, तो सारंगपुर है ये मालवा के अंदर पड़ता था। इस कारण हिस्ट्री के अंदर कहीं कहीं पर सारंगपुर के युद्ध को ही क्या कहा गया है, तो मालवा का युद्ध कहा गया, जो 1437 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था, ठीक है। ये भी पूछ दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट। दूसरा देखिएगा, ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो महाना कुंभा और ध्यान रखना आपका मालवा का सुल्तान था जिसका नाम था महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है। महमूद खिलजी क्या हो जाता है, प्रथम क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है, और उसके बाद में कुंभा ने इसे क्या बना लिया था, तो बंदी बना लिया था। अब ये भी पूछा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिएगा गड़बड़ क्या होती है, इसमें गड़बड़ ये होती है कि वो जब पूछता है कि सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो वो दो ऑप्शन डालता है, महाना कुंभा महाना कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम, दूसरा ऑप्शन डालता है महाना कुंभा व महमूद खिलजी द्वितीय। तो आपके मालवा के अंदर महमूद खिलजी द्वितीय भी हुआ है और महमूद खिलजी प्रथम भी हुआ है, लेकिन प्रथम तो हुआ किसके समकालीन, कुंभा के समकालीन, और जो द्वितीय है ना, सेकंड है, वो किसके समकालीन है, सांगा के समकालीन। तो इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा हुआ है इस टाइप से, इसको याद रखना। अब देखिएगा आगे फिर क्या होता है, बंदी बना लिया और इसमें जीता कौन, महाना कुंभा। इसी युद्ध के उपलक्ष्य में, या कह सकते हैं इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, महाना कुंभा ने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर किसका निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये भी पूछा जाता है कि महाना कुंभा के द्वारा कौन से युद्ध के उपलक्ष्य में या कौन से विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, तो सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में उसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। एक और ध्यान रखना बच्चों, अभी रीट के अंदर पूछा गया था, ये जो सारंगपुर का युद्ध ये तो होता 1437 में, लेकिन विजय स्तंभ बना, इसका निर्माण कार्य था वह 1440 से तो स्टार्ट होता है और 1448 तक इसका निर्माण चलता है, ठीक है ना। 37 में नहीं बनाना शुरू किया गया था, कब बनाना शुरू किया गया था, तो आपके 40 में, और कहां तक चला, 48 तक। बाकी अगर आपको विजय स्तंभ, तो अपने आप के अंदर ध्यान रखना एक चैप्टर है, अगर विजय स्तंभ की बहुत सारी जानकारियां अगर आपको लेनी है, पढ़नी है, तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे देखिएगा दूसरा, नेक्स्ट आता है नागौर के उत्तराधिकार को लेकर
मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात क्या हो गया, हार गया। केवल इतना याद रखना है कि आपका जो नागौर के अंदर उत्तराधिकार युद्ध हुआ, ठीक है, उसके अंदर जो उसको लेकर के आपस में मेवाड़ और गुजरात आपस में टकरा जाते हैं, भिड़ जाते हैं, जिसमें एंड के अंदर गुजरात क्या हो गया, हार गया। कोई खास फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना। दूसरा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। देखो पहले पढ़ लो फिर समझते हैं। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। ठीक है, पढ़ लिया। अब इसको समझिएगा, देखिएगा इसकी बैक हिस्ट्री क्या है। पहला तो देखिएगा, आपका जो मंडोर है ना, मंडोर ये मारवाड़ की राजधानी थी बच्चों। ठीक है, हालांकि आप कहोगे कि जोधपुर थी, तो जोधपुर की स्थापना तो 1459 में की गई थी राव जोधा। ठीक है, उससे पहले आपके मंडोर थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो मंडोर के ऊपर आपके महाना कुंभा ने अधिकार कब किया, आपके 1453 के अंदर। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, बाद में आपके एक संधि होती है। ठीक है, और ये संधि किस किस के मध्य होती है, तो ध्यान रखना, महाना कुंभा और राव जोधा के मध्य होती है। महाना कुंभा और कौन, राव जोधा। ठीक है, और ये संधि, इस संधि का नाम क्या है, तो इसको कहते हैं बच्चों आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कहते हैं। ठीक है ना, तो आवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई, राव जोधा और कुंभा के मध्य हुई। ठीक है, उस ये जो संधि थी, इस संधि को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए, ठीक है, महाना कुंभा के पुत्र रायमल का जो विवाह था वह राव जोधा की पुत्री, या कह सकते हैं कि मारवाड़ की राजकुमारी किसके साथ कर दिया गया था, तो श्रृंगार देवी के साथ कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या है, ये दो तीन चीजें मैंने आपको बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से याद रखें। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में आती है चंपानेर की संधि, 1456 ईस्वी के अंदर होती है। डेट याद रखें, पूछी हुई है। ओके, किस किस के मध्य होती है संधि, ये संधि ध्यान रखना, महमूद खिलजी प्रथम जो मालवा का था, और कुतुबुद्दीन जो गुजरात का था, गुजरात का सुल्तान था, इन दोनों के मध्य ये संधि होती है। ठीक है, अगला पढ़ लो, फिर एक बात और बताता हूं। दोनों मिलकर के इस संधि के तहत, ठीक है, इस संधि में डिसाइड किया गया कि दोनों मिलकर के कुंभा के ऊपर आक्रमण करेंगे और उसे परास्त करके उसका राज्य है उसको आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। अब इसको समझ लो, जैसे देखिएगा, अपन राजस्थान के नीचे वाले हिस्से की बात करते हैं, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं, तो ये पड़ती है आपकी कौन सी रियासत, मेवाड़ रियासत। ठीक है, और ये इधर आपका क्या पड़ता था, मालवा, जिसको वर्तमान के अंदर मध्य प्रदेश कहते हैं, इसको मांडू भी कहते थे। और ये इधर आपका क्या पड़ता था, गुजरात। क्या था, गुजरात। अब क्या होता है, देखिएगा, मालवा का आप कौन, मालवा का कौन है, तो महमूद खिलजी प्रथम। ओके, इधर गुजरात का सुल्तान कौन है, तो आपका कुतुबुद्दीन। इन दोनों के मध्य चंपानेर की संधि होती है। ठीक है, अब इन्होंने इस संधि के अंदर, चंपानेर की संधि के अंदर, इन दोनों ने डिसाइड क्या किया कि महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन आपस में निश्चित कर लेते हैं कि मैं इस साइड से अटैक करूंगा कुंभा के ऊपर या मेवाड़ के ऊपर, और तू इस साइड से अटैक करना, और दोनों मिलकर के कुंभा के ऊपर या मेवाड़ के ऊपर एक साथ अटैक करेंगे तो कुंभा परास्त हो जाएगा, या अपन दोनों मिलकर उसको हरा देंगे। उसके बाद में ध्यान रखना, उसका राज्य, मेवाड़ का जो राज्य है उसको आधा आधा क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। तेरी साइड का मेवाड़ तू ले लेना और मेरी साइड का मैं ले लूंगा। ये दोनों आपस में कौन बातचीत करते हैं, तो महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन। और यही बातचीत इतिहास के अंदर बच्चों क्या कहलाती है, चंपानेर की संधि कहलाती है। ओके, फिर देखिएगा, ये जो शर्त दोनों के अंदर आपस में होती है, इसी संधि के तहत या इसी शर्त के तहत 1457-58 में दोनों ने मिलकर, कुतुबुद्दीन ने और किसने, महमूद खिलजी प्रथम ने, दोनों ने मिलकर मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन कुंभा के कूटनीति प्रयासों के कारण इन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। तो बच्चों, ये चंपानेर की संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे आगे। फिर आता है श्यामलदास जी के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें सिरोही, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना। ठीक है, अब पूछता कैसे है वो देखिएगा, दो चीजें बताऊंगा, दोनों चीजें पूछी गई है। श्यामलदास जी के ग्रंथ वीर विनोद, क्या है, श्यामलदास जी के ग्रंथ का नाम क्या है, वीर
विनोद। ये पूछता है एक तो कि वीर विनोद किसका ग्रंथ है, तो श्यामल दास जी का ग्रंथ है। तो कहा जाता है कि श्यामल दास जी के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार महाना कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। अतः या इस कारण महाना कुंभा को अपनी जो क्या है राजस्थानी स्थापत्य कला है, राजस्थानी स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। एक ये पूछा गया है। ठीक है, तो दो चीजें यहां से बहुत पूछी गई है, दोनों का ही आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखो, जो ये किले बनवाए ना 32 किले, इनके अंदर ये 3 विशेष थे और इन 3 के अंदर ये सबसे विशेष था। ठीक है, कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ का जो वास्तुकार है उसका नाम क्या था, तो मंडन मिश्र। ये बहुत बार पूछा गया, ये रीट की एग्जाम में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये होती है कुछ बातें। इसके आगे देखिएगा, महाना कुंभा की और अगर स्थापत्य कला की बात करते हैं तो महाना कुंभा ने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, कहां पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया, श्रृंगार चौरी मंदिर बनवाया, इसके अलावा एकलिंग जी का विष्णु मंदिर बनवाया और रणकपुर के मंदिर बनवाए। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला। ठीक है, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये एक बार एग्जाम के अंदर आया, उसके बाद बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो एक बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया तो ऑप्शन के अंदर कि भाई श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ऑप्शन के अंदर कुंभा भी था और कुंभा का एक मंत्री था जिसका नाम था बेलका। बेलका, बेलका को बेलक भी कहते हैं। कौन था, बेलका या बेलक, तो ये कुंभा का मंत्री था बेलका। ठीक है, तो कहते हैं कि कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। रमाबाई, रमाबाई गाती बहुत अच्छी थी, मतलब गायन में बहुत अच्छी थी और ये वादन में भी बहुत अच्छी थी, इस कारण इसको वागेश्वरी भी कहते हैं गायन के कारण। ओके, तो देखो क्या होता है, तो ये श्रृंगार चौरी मंदिर है, इसका जो निर्माण था वह निर्माण महाना कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के अवसर पर करवाया था। ठीक है, और उसके मंत्री किसने करवाया, बेलका ने करवाया। तो ध्यान रखना, वास्तव में मूल रूप से इसका निर्माता कौन हो गया, महाना कुंभा, क्योंकि महाना कुंभा के बिना अनुमति के तो उसका मंत्री इसका निर्माण करवा ही नहीं सकता ना। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, दोनों कभी भी ऑप्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा हो चुका, विवाद हुआ था बहुत बड़ा, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हटा दिया था। ठीक है, उसके बाद में ये जब भी एग्जाम के अंदर आया तो ऑप्शन के अंदर या तो फिर कुंभा आता है या फिर आपका कौन आता है, बेलका आता है, दोनों कभी भी साथ साथ नहीं आते। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, कहना व्यास। इसके कहना व्यास के द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य ग्रंथ से ज्ञात होता है कि कुंभा वेदों, स्मृतियों, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में क्या रखता था, रुचि रखता था। दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां से, एक तो कहना व्यास है, उसके ग्रंथ का नाम याद रखना, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ किसका है, कहना व्यास का, एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया। एक ये याद रखना है कि जो कहना व्यास है ये महाराणा कुंभा का क्या था, तो वैतनिक दरबारी कवि था। याद रखना, ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया कि ये कहना व्यास था, ये किसका वैतनिक दरबारी कवि था, तो महाराणा कुंभा का वैतनिक दरबारी कवि था। इंपॉर्टेंट आ चुका है। उसके बाद में महाराणा कुंभा के ग्रंथों की बात करते हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध। यहाँ पे मैं 3 ही बता रहा हूँ, वैसे बहुत है कुंभा के ग्रंथ। ठीक है, कामराज रतिसार है, हरिवार्ती का है, सूर प्रबंध है, वाद्य प्रबंध है। ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे अपन कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास की सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर केवल इतना ही दिया गया है। ठीक है, अगर आपको और ज्यादा अध्ययन करना है तो मेरे चैनल पे कुंभा का वीडियो आपको मिलेगा और आप पढ़ सकते हो। आगे देखेंगे नेक्स्ट, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित टीकाएं या लिखी गई टीकाएं, 3 टीकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। चंडी शतक की व्याख्या पूछ ली गई, गीत गोविंद की टीका पूछ ली गई, संगीत रत्नाकर, ये पूछा गया नहीं पूछा गया संगीत रत्नाकर वाला, इसका मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है, लेकिन चंडी शतक की व्याख्या और गीत गोविंद ये दोनों क्या कर ली गई है, पूछ ली गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा। उसके बाद में आता है कुंभा के काल में, कुंभा के काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। बच्चों देखिएगा, अत्रि और महेश दोनों आपस में पिता और पुत्र थे। ये था, ये पिता था, ठीक है, और ये क्या था, महेश अत्रि का पुत्र था। इन दोनों ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। अब होता क्या है, दोनों ने साथ साथ लिखना शुरू किया, लेकिन अत्रि की बीच में क्या हो गई, डेथ हो गई। इस कारण ध्यान रखना, अत्रि की डेथ के बाद महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को कंप्लीट किया। इस बात से खुश होकर महाराणा कुंभा के द्वारा महेश को कविराज की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि, कविराज की क्या दी गई, उपाधि दी गई।
ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिर महाना कुंभा की उपाधियां, ठीक है, यहाँ पे मेन उपाधियां बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। कौन सी है? महाराज अधिराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, परम गुरु, ये दो इंपॉर्टेंट है। ओके, संगीत में पारंगत होने के कारण क्या कहते हैं? आपका अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं संगीत में रुचि होने के कारण, एक ही बात है दोनों। एक हिंदू सुल्तान, ये उपाधि महाना कुंभा को उसके समकालीन मुस्लिम शासकों के द्वारा दी थी। उन्होंने एक प्रकार से महाना कुंभा को हिंदू बादशाह कहा था, ठीक है। और हिंदू बादशाह का मतलब हिंदू सुल्तान, ठीक है बच्चों। तो ये दो आप लोग विशेष रूप से याद रखें, बहुत पूछी गई है। अंत में महाना कुंभा के उन्माद का रोग हो गया। इस कारण उसके पुत्र उदा ने कुंभा की 1468 के अंदर और कुंभा की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। इस उदा को उदयकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयकरण भी कहा जाता, कहीं कहीं लिखा हुआ उदयकरण, तो थोड़ा ध्यान रख लेना इसका भी। तो महाना कुंभा की हत्या 1468 के अंदर और कहाँ की गई थी? तो आपका जो कुंभलगढ़ किला है, कौन सा किला? कुंभलगढ़ किला। वहां पे मामा देव का कुंड है, उसके पास उसकी हत्या कर दी गई थी। तो देखिएगा, उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की, इसका ध्यान रखना। उदा को मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर पितृहंता के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये थी बच्चों, ध्यान रखना, आज की एक छोटी सी क्लास जो 10th की पुस्तक से है, ठीक है बच्चों। एक बात और सुनिएगा, देखिएगा मेरे चैनल का नाम है ईश्वर की पाठशाला, ठीक है। प्लीज इसे आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप ऑथेंटिक पुस्तक अगर पढ़ना चाहते हो और ऑथेंटिक कंसेप्ट अगर पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आप भी मुझे एक सपोर्ट दीजिएगा, मैं भी आपको इतना कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।